गुड मॉर्निंग बच्चों आज बीए थर्ड की फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारी क्लास है उसमें हम चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे बच्चों। सेकंड चैप्टर जो है उसका टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। बच्चों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, न केवल आपके एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपके जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम देखने की प्रयास करेंगे कि कोई व्यक्ति कितनी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। यदि हम एक समाज में रहते हैं तो आप अपने समाज में चारों तरफ देखेंगे कि हर व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत सारे प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। ये आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? आप देखें, कोई व्यक्ति खेत में जाता है, कोई व्यक्ति उद्योग धंधों में काम करने शहर जाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई डाकिया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फौजी है, कोई मेरी तरह अध्यापक है, कोई आपकी तरह छात्र है। तो ये लोग जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ये कितने प्रकार की हैं? इस चैप्टर में हम इन आर्थिक क्रियाओं का न केवल परिभाषिक रूप में हम देखेंगे, बल्कि साथ ही साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो किस क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया की जाती है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है या विश्व के अन्य देशों में किस प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारी जो पीपीटी है उसको देखते हैं, आप ध्यान से देखें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का डिस्कशन किया गया है और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपके उसके उत्तर मिलेंगे आपको। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसका हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण। बच्चों इस क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हम करते हैं। तो चलते हैं आगे। बच्चों मानव अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप यदि समाज में देखें तो हर व्यक्ति किसी न किसी तरह करके कमा और खा रहा है। वो अपने परिवार के लिए कमाता है, जीवन यापन करने के लिए। तो जो वो कार्य करता है उस कार्य को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। मानव अपने पर्यावेश के भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर, तकनीकी ज्ञान के आधार पर अपनी आजीविका का साधन चुनता है और उससे अपने परिवार का लालन पालन करता है। तो मानव द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं बच्चों, उन्हें हम मूल रूप से इन 5 भागों में बांटते हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, सेकेंडरी यानी द्वितीय आर्थिक क्रियाएं, टर्शरी यानी तृतीय आर्थिक क्रियाएं, क्वार्टनरी यानी चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं और पंचम यानी क्विनरी आर्थिक क्रियाएं। यहाँ सभी में अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन सी गतिविधियाँ किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि में शामिल हैं। तो सबसे पहले आता है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। बच्चों प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए या अपने धन अर्जन के लिए प्रकृति के साधनों पर निर्भर है। ये प्रकृति के साधन पर्यावरण के तत्व हैं। पर्यावरण जो हमें देता है, प्रकृति जो हमें देती है, मनुष्य उन्हीं का प्रयोग करके अपना आजीविका चलाता है। तो वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पे तकनीकी और सामाजिक विकास कम होता है और आर्थिक गतिविधियाँ जो है बहुत ही साधारण स्तर की होती हैं। प्राथमिक क्रिया में मूल रूप से संगठन, संग्रहण, आखेटन, पशुपालन, मत्स्यन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, कृषि, खनन आदि क्रियाएं होती हैं। यदि आप देखें तो इसकी जो क्रियाएं हैं बहुत ही साधारण हैं, जैसे एग्रीकल्चर, लंबरिंग यानी लकड़ी काटना, फिशिंग मछली पकड़ना, माइनिंग, ठीक है, एनिमल रियरिंग, ये वो क्रियाएं हैं जो प्रकृति ने जैसे साधन दिए हैं। जैसे अगर कृषि के लिए अगर आपको अच्छी भूमि दी है प्रकृति ने, अच्छा तापमान, अच्छी वर्षा दी है, तो आप कृषि का कार्य करेंगे। ये कृषि प्राथमिक क्रिया है क्योंकि ये प्रकृति पर सीधे निर्भर है। तो इस तरह ये सारी आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं।
ध्यान देने की बात यह है कि ये सारी गतिविधियाँ वो हैं जो सीधे तौर पे प्रकृति पे निर्भर हैं और यहाँ सामाजिक और आर्थिक विकास कम होता है। आगे चलते हैं। सबसे पहली आर्थिक क्रिया जो आदमी ने की वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग की। जाहिर सी बात है, जब मानव धरती पर आया तो ना तो उसके पास आज की तरह औजार थे, हथियार थे, और ना ही उसके पास इतनी बौद्धिक क्षमता थी कि वो और कोई आर्थिक क्रिया कर पाए। तो उसके जीवन का उद्देश्य था खाना इकट्ठा करना, गैदरिंग। तो मूल रूप से वो वनों में खाद्य और अखाद्य वस्तुओं का एकत्रित करता था। ये आर्थिक क्रिया मानव द्वारा की जाने वाली पहली आर्थिक क्रियाओं में से है और आज भी सामाजिक और तकनीकी रूप से पिछड़े हुए बहुत सारे वर्गों में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिकी देशों में, एशिया के कुछ क्षेत्रों में इसी प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है। इस क्रिया के अंतर्गत मानव जो है भोजन और पानी के लिए सदा घूमता रहता था। मानव भोजन जब तक किसी स्थान पर था तब तक वहाँ रहता था और उसके बाद उस स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था। जैसा मैं बता रहा हूँ कि आज विश्व आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में ये जो गैदरिंग की एक्टिविटी है ये की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। अब आदिम स्वरूप जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, जो प्रोफेशनल है, जो कमर्शियल रूप है वो शुरू होता जा रहा है। तो यदि हम देखें कैसे की जाती है, तो मूल रूप से जो संग्रहण है, गैदरिंग है, वो दो तरीके की जाती है। पहला, जीवन यापन के लिए, जो आदि मानव के रूप में या जंगलों में रहने वाली जनजातियां मूल रूप से करती हैं। वहीं कुछ है व्यापारिक उद्देश्य से भी इस प्रकार की गतिविधि की जा रही है। तो आपके सामने दिखाया है कि किस तरह शिकार किया जाता था। शिकार सामूहिक एक गतिविधि होती थी। लोग झोपड़ियों में रहते थे, कलेक्टिव काम करते थे। जीवन आप स्तर देख सकते हैं, बिल्कुल साधारण था। सुविधाएं, आज जिन चीज़ों को हम सुविधाएं बोलते हैं उनके नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। घर, हथियार सब पुराने हैं। विकास का स्तर बहुत ही निम्न है। तो अब पहली जो प्रकार की संग्रहण की गतिविधि है उसमें आता है जीवन निर्वाह के लिए। मूल रूप से जंगलों में रहने वाले आदिवासी जनजाति लोग जो हैं भोजन, कपड़े और अपने जीवन के लिए फल, कंदमूल, पत्ते आदि इकट्ठा करते हैं। वर्तमान में यदि देखें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास एशिया में समांग, सेकाई, अमेजन बेसिन में बोरो, अफ्रीका में कांगो बेसिन, नदी बेसिन में पिग्मी लोग ये मूल रूप से कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में और साथ ही साथ काराहारी मरुस्थल में जैसे बुशमैन आदिवासी लोग करते हैं, जीवन यापन के लिए ये काम करते हैं। ये बहुत ही दुर्गम इलाके होते हैं। कई बार यहाँ पर पानी की कमी होती है, कई बार यहाँ वनस्पति घनी होती है, तो इस तरह ये करते हैं। वहीं विश्व के कुछ क्षेत्रों में ये व्यापारिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय वनों और शीतोष्णकटिबंधीय वनों में व्यापारिक उद्देश्य के लिए लकड़ी काट के ले जाए जाते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो फल है, चिकल है, रबड़ है, नट है, रेशे हैं, कॉर्क है, गोंद है, राइजीन है, ये एकत्रित किया जाता है। और इसका एकत्रण का मुख्य उद्देश्य जो है बाजार में बेचने के लिए व्यापारिक उद्देश्य होता है। तो ये डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ सबसिस्टेंस के लिए यानी जीवन यापन के लिए आपके गैदरिंग का काम होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सारे वो दुर्गम इलाके हैं। जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, रोज़ बारिश होती है, घनी वनस्पति है, जिसके कारण जीवन कठिन है। वहीं यदि आप अलास्का या इधर साइबेरिया वाले क्षेत्र में देखें, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, जिसके कारण यहाँ और कोई गतिविधि नहीं हो पाती है, तो जिसके कारण संग्रहण का काम किया जाता है। दूसरा काम है हंटिंग। तो जैसा मैंने बताया था कि पहली आर्थिक क्रिया थी आदमी के द्वारा हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। तो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग आप ज़्यादातर साथ ही में देखेंगे, एक दूसरे से जुड़ी हुई गतिविधि है। वनों में शिकार किया जाता था, समुद्रों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ये सभी हंटिंग का काम है। आप देखिए कि जो पिछले वाला आर्थिक क्रिया था जिसमें आखेटन में ज़्यादा स्कोप नहीं था जनसंख्या बढ़ाने का, तो आदमी ने क्या करा कि अपनी
जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको बदला और शिकार करके शिकार मांस खाना भी आदमी ने अपने जीवन में डाला, जिसके कारण अब जनसंख्या जो है वो थोड़ी स्थिर हो गई, उसकी थोड़ी खाद्य सुरक्षा हो गई। और ये मूल रूप से उन क्षेत्रों में किया जाता था बच्चों जहाँ पर जनसंख्या कम हो और विरल क्षेत्र हो, दूर दूर तक जनसंख्या ना बसी हो, जिसके कारण शिकार करना आसान हो जाता था। तो शिकार जो है भोजन, वस्त्र, आवास, अस्त्र शस्त्र आदि के लिए किया जाता था, जो मूल रूप से इन क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे भूमध्य क्षेत्र आप देखेंगे दोनों में कोइंसाइड है, जहाँ हंटिंग हो रही है वहीं गैदरिंग हो रही है, क्योंकि हंटिंग करके उसको गैदर किया जाता था। गैदरिंग और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती थी, जैसे बहुत सारी प्रकृति में मिलने वाले फल फ्रूट्स, तो ये उन्हीं क्षेत्र में की जाती है जहाँ गैदरिंग होती थी। तो देखिए सेमांग, सेकाई जनजाति, पिग्मी, अमेजन बेसिन में बोरो आदि जनजातियाँ, इसी तरह बुशमैन जो साइबेरिया का क्षेत्र है वहाँ पे लेप्स, फिन्स, ठीक है। तो ये मूल रूप से वो लोग थे जो आदिवासी क्षेत्र हैं और जहाँ जनसंख्या विरल है, छोटे तौर पे लोग पाए जाते हैं। आदमी के द्वारा दूसरा जो काम किया गया, जिसमें आदमी की जो कैरिंग कैपेसिटी थी, जो आत्मनिर्भरता थी, ज़्यादा जनसंख्या के लिए ज़्यादा खाना उत्पन्न करने की शक्ति थी, उसमें वृद्धि हुई, वो थी पशुपालन। आदमी ने पशुओं को पालतू बनाया मध्य पाषाण काल में। पाषाण काल आप जानते हैं जब आदमी पत्थर का प्रयोग करता था, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 पाषाण काल थे। तो मेसोलिथिक पीरियड में यानी मध्य पाषाण काल में आदमी ने पशुओं को पालतू बनाया और उनसे बहुत सारे तरह के उत्पाद प्राप्त किए, जिससे आदमी हंटिंग पर कम निर्भर हो पाया। पशुपालन के कारण आदमी की भरण पोषण की क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण शुरुआती तौर पे जनसंख्या बढ़ी। इस प्रकार आखेटन संग्रहण की अपनी सीमाएं थी, जिससे मानव का विकास नहीं हो पा रहा था, तो पशुपालन से उसकी स्थिति में सुधार हुआ। अब ज़्यादा खाद्य सुरक्षित हो पाया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मनुष्य के द्वारा अपने श्रम के बल पर पशुओं से मांस, दूध, मछली भी पकड़ा गया और साथ ही साथ पशुओं से भी बहुत सारे काम लिए गए, जिससे भार उठाना या व्यापारिक उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग किया जाना। अब पशुपालन बच्चों 2 तरह का होता है धरती पर। पहले को कहते हैं चलवासी पशुचारण, इसको नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं, और दूसरा होता है कमर्शियल या वाणिज्यिक पशुपालन, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो सबसे पहला है चलवासी, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह अपने पशुओं के साथ चलते रहते हैं। बहुत ही साधारण है, शब्दों से डरना नहीं है आपको। तो ये मूल रूप से उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ कठिन जलवायु है, कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं नहीं है बच्चों। यदि कृषि नहीं होगी तो आदमी दूसरा जो काम करता है वो है अपने पशुओं पर निर्भर होता है। तो ये मूल रूप से उत्तरी अफ्रीका में अंटार्कटिका तट के सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका के पूर्वी तट, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, मंगोलिया, उत्तरी चीन में किया जाता है। यूरेशिया में टुंड्रा, नॉर्वे, स्वीडन में किया जाता है। इसी तरह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, मेडागास्कर के क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ पशुपालक अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में सदा घूमता रहता है। ये देखिए आपके सामने इस पिक्चर में दिखाया गया किस प्रकार एक भेड़ों का झुंड है, लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं खाने और पानी की तलाश में। ये भी वो क्षेत्र दिखाए गए हैं, ये भी वो दुर्गम इलाके हैं जहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग होती है, जहाँ चलवासी पशुचारण होता है। यहाँ बच्चों चलवासी पशुचारण के लिए एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि कई बार पशुपालक अपने पशुओं को एक जलवायु प्रदेश से दूसरे जलवायु प्रदेश ले जाता रहता है, प्रवास करते हैं, वो उनके घर भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के पशुपालक एक खास तरह का प्रवास करते हैं जिसको ऋतु प्रवास या ट्रांसह्यूमनस कहते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है पशुपालक है अपने पशुओं के साथ एक जलवायु प्रदेश से दूसरे जलवायु प्रदेश में जलवायु बदलने पर, मौसम बदलने पर प्रवास कर लेता है। यदि हम भारत में देखें तो बकरवाल हैं, जब
ठंड पड़ती है तो वो मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो वो पर्वतीय क्षेत्रों में अपने पशुओं के साथ चले जाते हैं। और ये जो प्रवास होता है ये परंपरागत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसका ज्ञान, रास्ता, भोजन की उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी मिलती रहती है। आज चलवासी पशुचारण की जो स्थिति है वो काफ़ी खराब है, कठिन सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक विकास न के बराबर हैं। तो जैसे जैसे सीमाएं निर्धारित होती जा रही हैं, आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यदि निर्धारित हो जाए तो पशुपालक जो ट्रेडिशनली एक जगह से दूसरी जगह उसी रास्ते से जाते थे वो रास्ता भी बंद हो जाता है। तो आप देखिए इनकी वहन शक्ति जो है, कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, जनसंख्या कम पाई जाती है, और आधुनिकता के प्रसार में, चरागाहों के संकुचन में उचित दशाएं न मिलने के कारण ये धीरे धीरे ये परंपराएं समाप्त होती जा रही हैं, और इसका स्थान लेती जा रही हैं व्यापारिक जो पशुपालन है, जिसको कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग हम कहते हैं। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में बच्चों अधिक पैसे और तकनीक के सहारे से बड़ी मात्रा में पशु पाले जाते हैं। ये मूल रूप से उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में भी बहुत बार ये पूछे जाते हैं कि कौन से घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ मिलते हैं। वाणिज्यिक पशुपालन जो है, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। कहीं पे भेड़, कहीं पे बकरियां, ऊंट, गाय, भैंस आदि पाले जाते हैं। यहाँ पर पशुओं की नस्ल सुधार, उनकी बीमारियों की रोकथाम के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए जाते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, पशु जो हैं काफ़ी महंगे आते हैं, और उन सभी की कोई बीमारी हो जाए तो उसकी रोकथाम के लिए भी काम किए जाते हैं। जैसे आप देखें अपने यहाँ लोकल क्षेत्र में भी मुर्रा नस्ल की भैंसें पाली जाती हैं। भैंसें बहुत महंगी महंगी आती हैं, लाख लाख, 1.5 लाख की आती हैं। और हमारा हमेशा ध्यान रहता है कि अपने पशु जो हैं वो सुरक्षित रहें हर प्रकार की बीमारी से। हम उनको दवाइयाँ भी देते हैं, उनके बीमार होने पे उनको वेटनरी डॉक्टर्स के पास भी ले जाते हैं। तो इसी प्रकार काफ़ी पैसे खर्च किए जाते हैं वाणिज्यिक उद्देश्य की जो कृषि होती है। वाणिज्यिक पशुपालन में पशुओं की संख्या जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है, रेंचेज में रखे जाते हैं। और अलग अलग प्रकार के घास के मैदान में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन किया जाता है, संतुलित भोजन, चरागाह आदि उन्हें दिया जाता है, पानी की व्यवस्था होती है। और साथ ही साथ यदि आप देखें तो ज़्यादातर ये व्यापारिक पशुपालन उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। दूध, मांस और जो पदार्थ होते हैं, उत्पाद होते हैं जिनको पशु देते हैं, उनको रेफ्रिजरेटेड करके शहरों तक ले जाया जाता है, जिससे काफ़ी काम होता है। तो आप देखें ये वाला मूल रूप से वो क्षेत्र है जहाँ पर व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। अब व्यापारिक पशुपालन में अंतर क्या है बच्चों, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। बच्चों एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अंतर स्पष्ट करना होता है चलवासी पशुपालक और वाणिज्यिक पशुपालन में। तो अंतर के लिए आप देखें स्लाइड में दिखाया गया है दोनों में क्या अंतर है। पहला, चलवासी पशुपालन मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट के सहारे सहारा रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, अफ्रीका के पूर्वी तट, अरेबियन पेनिनसुला, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया और चीन में किया जाता है। वहीं जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि वाणिज्यिक पशुपालन जो है मूल रूप से घास के मैदानों में किया जाता है, जिसमें प्रेरीज, पंपास, डाउन्स, वेल्स शामिल हैं। दूसरा, चलवासी पशुपालन में चारे और पानी के लिए पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, जबकि वाणिज्यिक पशुपालन मूल रूप से एक स्थायी पशुपालन का कार्य है, जिसमें पशुपालक घूमते नहीं बल्कि स्थायी रूप से एक ही जगह रहते हैं। तीसरा अंतर यदि हम देखें तो चलवासी पशुपालन में वैज्ञानिक तरीके का अभाव पाया जाता है, नस्ल सुधार में या उनके खान पान में या उनके लालन पालन में पशुओं की किसी भी तरह का वैज्ञानिक पद्धति नहीं होती है। जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में देख रेख, उनके नस्ल सुधार में, बीमारियों से सुरक्षा में सभी जगह
व्यवस्थित रूप से जो है वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है। इसके बाद है चलवासी पशुपालन में तकनीक और पूंजी का कम प्रयोग होता है। वहीं इसके विपरीत यदि वाणिज्यिक पशुपालन में देखें, वहाँ उच्च तकनीक और उच्च पूंजी का प्रयोग किया जाता है। तकनीक के खरीदने में काफ़ी पैसे लगते हैं, साथ ही साथ जो पशुओं की देखरेख है उसमें भी काफ़ी पैसे खर्च किए जाते हैं। चलवासी पशुपालन जो है मूल रूप से श्रम आधारित है। व्यक्ति जो है उसी पे निर्भर करता है कि वो अपने पशुओं को किस तरह देखभाल करता है, किस तरह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाता है। वहीं जब वाणिज्यिक पशुपालन की बात की जाए तो इसमें श्रम की कम आवश्यकता होती है, बल्कि श्रम से ज़्यादा जो तकनीक है उस पर आधारित ये होता है। जब हम चलवासी पशुपालन की बात करें तो इसका जो उद्देश्य होता है करने का, वो मूल रूप से जीवन निर्वाह होता है। वहीं वाणिज्यिक पशुपालन व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, जिसका अधिक से अधिक लाभ कमाना उद्देश्य होता है। तो ये अंतर बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, और वैसे भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला जो प्राथमिक क्रिया है वो है मछली पकड़ना। बच्चों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मछलियाँ प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है उनके खाने में, और बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। इसमें झीलों, समुद्रों और महासागरों के किनारे रहने वाले जीवन जो लोग हैं अपने जीवन यापन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मछलियाँ मूल रूप से दो क्षेत्रों में पकड़ी जाती हैं। एक जो होती हैं समुद्री मछलियाँ होती हैं जो खारे पानी की होती हैं, और वहीं दूसरी होती है साफ जल की, स्वच्छ जल की मछलियाँ। मछलियाँ सभी जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं बच्चों। महासागरों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ खास दशाओं के कारण बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जैसे जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती हैं, एक वार्म करंट और एक कोल्ड करंट मिलती है, वहाँ पर बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसी के साथ ही जहाँ मछलियों के खाना, जिसको जू प्लैंक्टन्स कहते हैं, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलते हैं, वहाँ मछलियाँ अधिक मिलती हैं। महासागरों के उचित तापमान और लवणता वाले क्षेत्रों पे भी मछलियाँ बहुत मिलती हैं। इसी तरह साफ और शांत जल में भी काफ़ी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियाँ भी व्यापारिक उद्देश्य से पकड़ी जाती हैं, और बहुत सारे समाजों में ये जीवन यापन का भी एक मुख्य आधार है। मछलियाँ जो हैं ज़्यादा तकनीकी क्षेत्र वाले जो क्षेत्र हैं, और मूल रूप से वो क्षेत्र हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, उन जगहों पर व्यापक रूप से मछली पालन, मछली को पकड़ना और उनके उपभोग का काम किया जाता है। मछलियों का जो काम है बच्चों, वो परंपरागत रूप से काफ़ी क्षेत्रों में किया जाता है। जैसा मैं पीछे बता रहा था कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ी है वैसे वैसे मछलियाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती हैं, और जनसंख्या का आधार बढ़ने पर भी काफ़ी क्षेत्रों में इनकी डिमांड बहुत बड़ी है। आप यदि देखें, मूल रूप से 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर व्यापक रूप से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जिसमें उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमरीकी क्षेत्र, इसी तरह उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, और जापान सागर का क्षेत्र है। जैसे जापान में क्यूरोशिवो और आयोशिवो गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं, उसी तरह अटलांटिक महासागर में लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती हैं। तो जहाँ दो गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं, वहाँ पर आदर्श दशाओं वाले स्थानों पर काफ़ी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसी तरह प्रकृति ने जिन स्थानों पर लकड़ी दी है, वहाँ पे लोग जीवन यापन के लिए लकड़ी काटने का काम करते हैं, जिसको इंग्लिश में लंबरिंग कहते हैं, जो मूल रूप से विषुवतरेखीय क्षेत्रों पे और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पे किया जाता है। विषुवतरेखीय क्षेत्रों पे घने वन मिलते हैं, यहाँ पर जो है नर्म लकड़ी के मैदान मिलते हैं, नर्म लकड़ी के पेड़ मिलते हैं। इसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। इसके विपरीत शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में कम प्रजातियों के पेड़ मिलते हैं, और ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें कनाडा और रूस अग्रणीय उत्पादक हैं। लकड़ी काटना भी एक व्यावसायिक जो है वो काम वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। यदि वैज्ञानिक नहीं हो तो जिसके कारण पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो सकता है। लकड़ी काटने वाले जो लोग होते हैं, कनाडा में उन्हें लंबर जैक्स कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लंबर जैक्स कहाँ मिलते हैं। लंबर जैक्स जो होते हैं वो कनाडाई क्षेत्रों में, मूल रूप से जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, वहाँ पर लकड़ी काटने का व्यवसाय करते हैं। इसके अलावा एक कृषि, हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक क्रिया में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानांतरित कृषि भी होती है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर
हम अपने खेत बदल लेते हैं और वहीं स्थायी कृषि की है, जिस तरह की हरियाणा, पंजाब या उत्तर के विशाल मैदान में की जाती है। यदि हम स्थानांतरित कृषि की बात करें तो ये एक प्राचीन फॉर्म है खेती का, कृषि का, जिसमें वनों को काटकर उसको जलाकर फिर साफ भूमि पर खेती की जाती है। इसीलिए इस कृषि को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। काटते हैं और जलाते हैं, तो काटना और जलाना इस कृषि को कहा जाता है। ये मूल रूप से जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ की जाती है। भारत में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसको झूम की खेती कहा जाता है, जो मूल रूप से नागालैंड और उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है, जिसमें खेत जब तक उर्वरक रहता है तब तक एक खेत में सिंचाई खेती की जाती है, उसके बाद खेत को बदल दिया जाता है। विश्व में यदि देखें तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देश हैं जहाँ पर ये खेती की जाती है। मैं आपको पुनः बताऊं कि ये मूल रूप से आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जिसमें मक्का सबसे प्रमुख फसल है। इसीलिए आप देखेंगे अफ्रीका में मक्का जो है मूल रूप से खाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मक्के में कम तकनीक की आवश्यकता पड़ती है और ये तकनीकी रूप से बहुत ही पिछड़ी प्रकार की खेती मानी जाती है। यदि आगे चले तो एक इससे व्यवस्थित और मूल रूप से काफ़ी उपजाऊ प्रकार की व्यापारिक उद्देश्य से खेती की जाती है, जिसको स्थायी कृषि कहते हैं। स्थायी कृषि में व्यापारिक उद्देश्य भी हो सकता है और जीवन निर्वाह के लिए भी खेती की जा सकती है। तो आपके सामने वो कृषि क्षेत्र दिखाए गए हैं जो सबसिस्टेंस, जीवन यापन के लिए किए जाते हैं। आप देखिए मैप पे, अफ्रीका का बहुत बड़ा क्षेत्र है, लैटिन अमेरिकी देश है। इसी तरह ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर स्थायी कृषि की जाती है और जो जिसमें व्हीटलेसी के क्लासिफिकेशन के आधार पे ये क्षेत्र हैं, जिसमें सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर विथ पैडी एंड विदाउट पैडी, अदर देन पैडी दिखाया गया है। इसके बाद प्राथमिक क्रियाओं में आता है खनन का कार्य। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि धरती में विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं और इन खनिजों का उपयोग खनिक अपने आर्थिक दोहन, अपने आर्थिक विकास के लिए करते हैं। बहुत सारे खनिजों में लोहा, चांदी, अभ्रक, हीरा, धात्विक, अधात्विक खनिज मिलते हैं। ये खनिज किसी भी संस्कृति के विकास का आधार होते हैं। आप देखें बहुत सारे समय हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, कोयला युगीन सभ्यता, या आज की यदि हम बात करें अणु आधारित सभ्यता, ये पूरे संस्कृति जो है ये किसी न किसी खनिज पर आधारित है, जिसके कारण खनिजों का विशाल महत्व है। खनिज का काम निकालने का काम बच्चों परंपरागत तौर पे कम तकनीक के प्रयोग से भारत, चीन, अमेरिका, अफ्रीका आदि देशों में किया जाता रहा है। धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनीज़ यानी MNCs के आने के कारण इसका जो आयाम है वो बदला है, बड़े मात्रा में किए जाने लगा है और ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं। नए यदि हम खनिजों की बात करें तो नए संसाधन भी खोजे गए हैं, जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस आज बड़ी मात्रा में प्रयोग में लाया जा रहा है और MNCs यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये देखिए तेल निकालने का काम किस तरह होता है। आप सभी जानते हैं कि तेल जो है अवसादी चट्टानों में मिलता है और मूल रूप से एक जैविक खनिज होता है, जिसमें जीव जंतुओं से ये बनता है। और खनिज तेल जो है आज की सभ्यता का, संस्कृति का आधार है। गाड़ियाँ चलाने के लिए इसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं आते हैं दूसरी क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, द्वितीय क्रियाएं। ये क्रियाएं मूल रूप से वो क्रियाएं होती हैं जिनमें उद्योग धंधे आते हैं। ये प्राकृतिक कच्चे माल को या जो प्राथमिक क्रियाओं से कच्चा माल प्राप्त हुआ है उसको तैयार माल में परिवर्तित करती हैं और लोगों को जीवन यापन के लिए प्रयोग में लाने को कहती हैं। इसमें इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि शामिल हैं। और ये आज विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस देश का जितना औद्योगिकरण हुआ है उतना ही वो समृद्ध माना जाता है। प्राथमिक क्रियाएं जिन देशों में की जाती है वो मूल रूप से विकासशील देश होते हैं, तो वहीं जहाँ सेकेंडरी एक्टिविटी की जाती है, द्वितीय क्रिया की जाती है, उनको विकसित राष्ट्र के रूप में माना जाता है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है, बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं। इसके बाद आता है तृतीय प्रकार की क्रियाएं। ये वो क्रियाएं होती हैं जिनमें मूल रूप से सेवाएं शामिल हैं। तो बच्चों यहाँ आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। प्राथमिक क्रियाओं में प्रकृति आधारित क्रियाएं,
सेकेंडरी में उद्योग और टर्शरी में सेवाएं शामिल की जाती हैं। अब आप देखेंगे हमारे समाज में बहुत सारी प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे एक अध्यापक की सेवा, एक डाकिये की सेवा, प्रधानमंत्री की सेवा, एक डॉक्टर की सेवा, एक रिक्शे वाले की सेवा। तो ये सेवाएं जो हैं बहुत सारी प्रकार की हैं। तृतीय प्रकार की जो सेवाएं हैं, तृतीय जो क्रियाकलाप है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें साधारण सेवाओं को शामिल किया जाता है। आप देखेंगे जिसमें डाकिये की, साइकिल पंचर लगाने वाले की। इसी तरह जब सेवाएं थोड़ी सी और जटिल हो जाती हैं, थोड़ी सी और विशिष्ट हो जाती हैं, तो उसमें चतुर्थक क्रियाकलापों में शामिल किया जैसे डॉक्टर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक। और देश में सबसे ऊंची प्रकार की जो सेवाएं होती हैं पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। इसमें खास सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री की सेवा या किसी कंपनी के CEO की सेवा, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है किसी कंपनी में, उसको शामिल किया जाता है। तो ये सेवाओं का क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये आपको देखना है। टर्शरी एक्टिविटी, क्वाटनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज़ ये आपके सामने टेबल के रूप में दी गई हैं। आपको ये याद करनी है और एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्शन में ये बनाना भी है अगर सर्विसेज सेक्टर का, यानी टर्शरी, क्वाटनरी एंड क्वीनरी सर्विसेज में से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये बनाना भी। चले एक बार चतुर्थक क्रियाओं पे चलते हैं। जैसा मैंने बताया, प्राथमिक क्रियाओं से थोड़ी और विशिष्ट सेवाओं को हम चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल करते हैं। इसके अंदर शोध कार्य, वैज्ञानिक, कलाकार, नेतृत्व करने वाले या वकालत की सेवाएं आती हैं। वर्तमान में देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है, जिसमें चतुर्थक क्रियाएं शामिल होती हैं। बहुत सारे देश आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, यानी सस्ते श्रम वाले क्षेत्रों में अपना काम भेज देते हैं, जिसके कारण चतुर्थक क्रियाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। यदि आप भारत देखें तो गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, ये वो क्षेत्र हैं जहां हजारों लोग चतुर्थक प्रकार की क्रियाकलापों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग बच्चों विकसित राष्ट्रों से जहां श्रम महंगा होता है वहां से विकासशील देशों में जहां श्रम सस्ता होता है वहां किया जाता है, जिसके कारण कई कंपनियां बड़े लाभ कमा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हजारों लोगों को विकासशील देशों में भी रोजगार उत्पन्न मिल रहा है, किया गया। पंचम प्रकार की क्रियाएं हैं जो किसी भी देश में विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इनसे ऊपर कोई क्रिया नहीं मानी जाती है। ये वो क्रियाएं हैं बच्चों जिनको गोल्डन कॉलर जॉब कहते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी कंपनी के CEO की सेवाएं शामिल होती हैं, जिनके सिग्नेचर ही इम्पोर्टेंट होते हैं, दिशा निर्देश मात्र देते हैं वो। और इस प्रकार की सेवाएं भी सभी समाजों में पाई जाती हैं, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो। तो अब बच्चों देखिए, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़ पढ़ाते थे। अब धीरे धीरे क्वाटनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज़ भी आ गई। जैसे जैसे समाज में जटिलताएं बढ़ते जा रही हैं बच्चों, वैसे वैसे नई नई प्रकार की जो सेवाएं हैं या क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, वो उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रोज नित्य नए शब्द आ रहे हैं। तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आगे हम फिर अलग प्रकार की सेवाएं पढ़ें, अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधि पढ़ें। तो फिलहाल आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वीनरी प्रकार की एक्टिविटीज़ पढ़नी है। तो बच्चों इस तरह हमने अपनी इस PPT में देखने की कोशिश की कि मानव समाज में कितनी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं और हर आर्थिक क्रिया किस तरह दूसरी आर्थिक क्रिया से भिन्न है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है और इनका हम वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, ये इस चैप्टर में हमने विस्तार पूर्वक देखा है। थोड़ी ये लंबी क्लास है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण हमने किया। यदि हम देखें निष्कर्ष के तौर पे तो हमने देखा कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, द्वितीय कौन सी होती हैं, तृतीय कौन सी होती हैं, चतुर्थक कौन सी होती हैं, पंचम कौन सी होती हैं, और हर आर्थिक क्रिया का क्षेत्रीय वितरण कैसा है, किस प्रकार के समाज में किस प्रकार की आर्थिक क्रिया मूल रूप से की जाती है। यहाँ मैं बताऊं कि आपको न केवल आर्थिक क्रिया के बारे में पता होना चाहिए बल्कि उसके क्षेत्रीय वितरण के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें किसी आर्थिक क्रिया और उसके क्षेत्रीय वितरण को आपने बताना होता है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से पूछ लें। धन्यवाद।